बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्बा, मैं कह रहा हूँ, मेरा हिस्सा मुझे दे दो, वरना मैं अदालत में जाऊंगा। मैंने अपने बेटे को देखा, जो हर धर्मी का मुजाहरा करता मुझे अदालत की धमकी दे रहा था। जाओ, जिस भी अदालत जाना है जाओ, और जाकर मुझ पर दावा करो कि तुम्हारा बाप तुम्हें जायदाद में से हिस्सा नहीं देता। मैं भी देखता हूँ कौन सी अदालत है जो मुझे तुम्हें हिस्सा देने पर मजबूर करती है। मैंने भी उसकी धमकी को हवा में उड़ाते हुए खुली छूट देते हुए कहा, जो एक बेटा होकर बाप के मुंह को आ रहा था। मैं सच कह रहा हूं, अम्मा, दादी, समझा इनको कि मुझे हिस्सा दे दो, वरना मैं अदालत में गया तो इनके हाथ फिर कुछ नहीं आने वाला। उसने अब की बार मेरी माँ और बीवी को बीच में लाते हुए कहा। अम्मा तो गुस्से से उसे घूरने लगी, जबकि बीवी नकाहत में डूबी कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। कौन सी अदालत बेटा जी? तुम जिस भी अदालत में चले जाओ, कोई भी अदालत मुझे मजबूर नहीं कर सकती कि मैं तुम्हें हिस्सा दूं। शरीयत भी तभी मेरी जायदाद में से तुम्हें हिस्सा देगी जब मैं मर जाऊंगा, लेकिन मेरे जीते जी ये हक मुझे खुदा ने दिया है कि मैं अपना विरसा जिसे चाहे दे दूं। अगर फिर भी तुम्हें अदालत में जाकर वक्त और पैसा बर्बाद करना है तो शौक से करो, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन हिस्सा विस्सा भूल जाओ कि तुम्हें मुझसे कुछ मिलेगा। मैंने इतना कहकर रुख मोड़ लिया तो वो तनफन करता घर से ही निकल गया, जिस पर मैंने बहुत जब्त से अपनी आंखों में आई हुई नमी अपने हलक में ही कहीं उतार दी कि मैं अपनी बीमार बीवी और माँ के सामने रोकर अपना भरम नहीं तोड़ना चाहता था कि औलाद ने तो जीते जी ही मार ही दिया था। मेरी अम्मा बड़बड़ाकर अब मेरे बेटे को कोस रही थी, जो न जाने क्यों बिगड़ गया था। हालांकि हमने उसकी अच्छी तरबियत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तू परेशान ना हो, रब ताला है ना, वो अच्छा ही करेगा। जा हाथ मुंह धोकर आ, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। अम्मा ने मेरे गुस्से और बेबसी से सुर्ख पड़ते चेहरे को देखकर कहा तो मैं अपनी रोती हुई बीवी को एक नज़र देखकर सर हिलाता कमरे में चला गया। कुछ देर बाद मैं हाथ मुंह धोकर आया और खाना खाने लगा। तू फिक्र न किया कर, ये जो आज धमकियां दे रहा है ना, अल्लाह उसे ऐसा सबक चखाएगा, सारी आकर निकल जाएगी। तू फिक्र न किया कर, वरना तेरी तबीयत भी खराब हो जाएगी। तो मैंने कहा कि और क्या करूं फिर, न जाने किन बुरे लड़कों के साथ उठते बैठने लगा है कि बाप से बात करने की तमीज ही भूल गया है, और चाहिए इसे हिस्सा। अरे कौन सी मेरे पास अरबों खरबों की जायदाद है जिसमें से उसे हिस्सा दूं? ले देकर ये एक घर और दुकान ही है। घर में हम खुद रहते हैं, इसे देकर बेघर हो जाए, और दुकान वो दे दी तो कमाऊंगा कहां से? न जाने किस पर चला गया है ये नाहंजार। मैंने गुस्से से भड़कते हुए कहा तो मेरी बीवी ने कमजोर से लहजे में कहा कि बस करें, गुस्सा थूक दे। अब अपनी बीवी की बात सुनकर मैं कुछ धीमा पड़ा, जो इतनी सी बात करने पर ही हाँफने लगी थी कि बीमारी ने उसे बेहद निढाल कर दिया था। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में चला आया, जबकि अम्मा और मेरी बीवी दोनों बाहर ही बैठी रहीं। काफी देर बाद अम्मा मेरी बीवी को संभाल कर कमरे में छोड़ गई तो मैंने आगे बढ़कर उसे सहारा देकर उसकी जगह पर लेटा दिया, और फिर उसे दवाई खिलाने के बाद अपनी जगह पर आ गया। जब तक वो सो नहीं गई तब तक मैं जागता रहा, और फिर जब वो सो गई तो मैं भी गहरी नींद में उतर गया। पानी, पानी। मैं गहरी नींद में था जब अपने करीब से नकाहत में डूबी आवाज सुनकर मैंने नींद से भरी आंखें खोली और अपने दाएं जानिब देखा, जहां बैठ के दूसरी तरफ मेरी बीमार बीवी पड़ी हुई कराहती हुई पानी मांग रही थी। मैंने कसलमंदी से उठते हुए घड़ी पर वक्त देखा तो रात का 1 बज रहा था। मैं अपनी जगह से उठा और उठकर जग से पानी गिलास में उंडेल कर उसे सहारा देकर बिठाया और पानी का गिलास उसके मुंह को लगा दिया। कमजोरी की वजह से उसका पूरा वजूद कांप रहा था, जिस पर मैं बेहद अफसरदगी से उसे देखने लगा। जिंदगी की कई बहारें हमने एक साथ गुजारी थी, हर दुख सुख में वो मेरे साथ रही थी, और अब इस उम्र में आकर वो इस कदर बीमार पड़ गई थी कि हर आने वाले पल ऐसा लगता था जैसे अब उसकी रूह निकली कि तब निकली। उसे पानी पिलाकर मैं वापस तकिए पर लेटा गया तो उसने कहा कि भूख लगी है, कुछ खाने को ला दो। उसकी बात सुनकर मैं सर हिलाकर कमरे से बाहर निकला और फिर किचन में चला आया। उसके लिए खिचड़ी बनाई कि उसे परहेजी खाना ही देना था। डॉक्टर ने उसे नमक मिर्चों और तेज मसाले वाले खानों से मना किया हुआ था। खिचड़ी बनाकर मैं कमरे में वापस आया और फिर से उसे सहारा देकर उठाते हुए खिचड़ी खिलाई, फिर पानी पिलाया और वापस तकिए पर लेटा दिया, और फिर कुछ ही देर बाद वो कराहती हुई गहरी नींद में उतर गई। मैं उसके कमजोर और झुर्रियों वाले चेहरे को काफी देर यूं ही बेमकसद सा देखता रहा। अभी वो 45 साल की थी, मगर बीमारी की वजह से वो अभी से 70 साल की लगने लगी थी। चेहरा सारा झुर्रियों से भर चुका था, जबकि वजन भी बेहद कम हो चुका था।
और वो हड्डियों का ढांचा हो चुकी थी, क्योंकि उसे कैंसर था, वो भी लास्ट स्टेज का। बाल भी झड़ चुके थे और सर को वो हुमा वक्त कपड़े से लपेट कर रखा करती थी। कुछ देर यूं ही उसे यासियत से देखने के बाद मैं गहरा सांस भरकर उठ खड़ा हुआ, बर्तन किचन में रखे और वापस आकर अपनी जगह पर लेट गया और फिर से सो गया। अगली सुबह मैं उठा तो मेरी बीवी अभी तक सो रही थी। मैं उसे जगाने लगा, मगर उसका जिस्म बेहद ठंडा पड़ गया था, जिस पर मैं उसका हाथ छोड़कर बेसाख्ता पीछे हटा। मेरे माथे पर ठंडे पसीने आने लगे थे, मगर हिम्मत करते हुए मैंने उसका सांस चेक किया, जो बंद था और जिस्म अकड़ रहा था, जिसका साफ मतलब था कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही थी। मैं बेसाख्ता उसकी मैयत के पास ढह सा गया। रात के न जाने किस वक्त वो अपनी बीमारी से लड़ती लड़ती जान की बाजी हार गई थी। अभी मैं आंखों में नमी लिए उसकी बेजान से चेहरे को देख ही रहा था, जब अचानक मेरी अम्मा मुझे आवाज देती हुई कमरे में दाखिल हुई। मगर मुझे गुमसुम बैठा देखकर मेरे पास आई तो मैंने अपनी आंखों में आई नमी साफ करते हुए अम्मा को बताया कि अब उसकी बहू इस दुनिया में नहीं रही, जिस पर अम्मा बेतहाशा रोने लगी। दोपहर तक सब रिश्तेदारों को इत्तला करके मेरी बीवी की मौत की खबर दी जा चुकी थी। मेरी ब्याही हुई बेटी भी अपने शौहर के साथ आ चुकी थी और मेरा बेटा भी मां की मौत का सुनकर चला आया था। सब लोग हमें तसल्लियां और दिलासे दे रहे थे कि इसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते थे। शाम को सब मेहमान रुखसत हो गए थे, जबकि मेरा बेटा भी चला गया था, जबकि बेटी अगले दिन अपने शौहर के साथ रुखसत हुई थी। अब घर में मैं और अम्मा ही रह गए थे और हम दोनों के अलावा तन्हाई थी जो घर पर छाई हुई थी। मेरी बीवी की मौत को 3 दिन गुजर चुके थे। घर पर ताज़ियत करने वाले लोग आते जाते रहते थे। तभी मैं दुकान पर भी नहीं जा रहा था कि कहीं लोग बातें न बनाएं कि अभी बीवी को मरे हुए 3 दिन हुए हैं और ये दुकान भी खोल कर बैठ गया है। हमारे माशरे के लोगों का अलमिया यह है कि वो दूसरों का हाल नहीं समझते, बल्कि बातें बनाने का काम शुरू कर देते हैं। और फिलहाल मैं अभी इतने गम में था कि किसी की भी बातें सुनने और बर्दाश्त करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। अभी मुझे अपने बेटे की तरफ से भी कुछ सुकून था, जो इन 3 दिनों में एक बार भी फिर से अपना हिस्सा मांगने नहीं आया था। शायद वो अपनी मां के गुजर जाने के गम में चुप साधे हुए था या सिर्फ लिहाज कर रहा था। जो भी था, उसकी तरफ से जो खामोशी थी उस पर मैं बेहद पुरसुकून था। आज तीसरा दिन था और मैं खाना बना रहा था कि अम्मा सुबह से बाहर निकली हुई थी और बिल्कुल भी बताकर नहीं गई थी कि वो कहाँ जा रही है। मगर अब उसे काफ़ी देर हो गई थी तो मुझे भी अब परेशानी होने लगी। अभी मैं खाना बनाते हुए अम्मा के बारे में ही सोच रहा था जब मुझे बाहर से अम्मा की ऊंची आवाज़ में बोलने की आवाज़ सुनाई दी। मैं तेजी से बाहर निकला तो देखा कि अम्मा तो आ चुकी थी। ये कौन है अम्मा? मैंने हैरत से अम्मा को देखकर पूछा, जो घर के अंदर दाखिल हो चुकी थी। और वो अकेली नहीं थी, बल्कि उसके साथ एक लड़की भी थी जिसकी उम्र तकरीबन 14 साल थी। वो सादा से शलवार कमीज में मलबूस थी, सर पर काली चादर ओढ़ रखी थी, जबकि नजरें घुमाती वो हमारे छोटे से घर का जायजा ले रही थी, जो 2 कमरों, 1 किचन, 2 बाथरूम और 1 बरामदे पर मुश्तमिल था। अम्मा ने मेरे सवाल का कोई जवाब ना दिया, बल्कि उस बच्ची का हाथ पकड़कर मेरे पास लाई और बोली, इससे तेरी आज शादी है। अम्मा की बात सुनकर मैं फटी फटी आंखों से अम्मा को देखने लगा। ये तो क्या कह रही है अम्मा? मैंने हैरत से अम्मा को देखकर कहा और फिर उस बच्ची को देखा, जो अभी महज 14 साल की भी न थी, बल्कि 14 साल से भी छोटी ही लग रही थी, जबकि मैं खुद 55 साल का था। यानी वो मुझसे कई साल छोटी थी। मैं वही कह रही हूं जो तू सुन रहा है। आज इस लड़की से निकाह है तेरा और मैं कुछ नहीं सुनूंगी। अम्मा ने 2 टोक अंदाज में इनकार किया तो मैं सदमे से अम्मा को देखने लगा। तेरा दिमाग चल गया है अम्मा, इसकी और मेरी उम्र का फर्क ही देख ले। ये मुझसे 35-36 साल छोटी है और मेरा निकाह इससे करवाने चली है तू। और उम्र को भी छोड़, अभी मेरी बीवी को मरे हुए सिर्फ 3 दिन हुए हैं। अभी तो उसकी कब्र की मिट्टी भी खुश्क नहीं हुई और तू चाहती है कि आज मैं ब्याह रचा कर बैठ जाऊं। मैंने लिए दिए से लहजे में अम्मा को उसके गलत फैसले का एहसास दिलाना चाहा, लेकिन अम्मा ने एक बार फिर 2 टोक अंदाज में कहा कि वो सब मुझे नहीं पता। तुझे इस लड़की से निकाह करना है और हर सूरत करना है, यही मेरा आखिरी फैसला है। अम्मा ने कहा तो मैं बेबसी से अपना मुंह पर हाथ फेर कर उस लड़की को देखा, जो चुपचाप सर झुकाए खड़ी थी। यानी उसको भी अपने से इतने बड़े आदमी से शादी करने पर कोई एतराज नहीं था। मगर अम्मा, लोग क्या कहेंगे कि बीवी के मरते ही मैंने एक 14 साल लड़की से शादी कर ली। लोग हमें जलील करके रख देंगे, बातें बनाएंगे हम पर और ताने देंगे। मैंने एक बार फिर अम्मा को समझाने की कोशिश की तो अम्मा ने कहा, उन लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए जो गम में हमारे साथ नहीं होते,
बल्कि दूर रहकर तमाशा देखते हैं। उन लोगों की क्या परवाह करना जो लोग हमें हंसता मुस्कुराता नहीं देख सकते, बल्कि जल कर रह जाते हैं और बिला वजह ही दूसरों के मामलात में टांग अड़ाते हैं। तुम लोगों को दफा करो और इस लड़की से निकाह करो, वरना तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। अम्मा ने बेफर कर कहा तो अब की बार मैं बेबस रह गया कि बुढ़ी माँ को अब मैं क्या समझाता, और अगर समझाता भी कि वो मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी, बल्कि अपनी ही मनवाना चाहती थी। मेरे पास अब अम्मा की बात मानने के सिवा कोई चारा न था। तभी मजबूरन मैं मान गया और फिर मौलवी और गवाहान का इंतजाम किया। जो मेरे घर निकाह में शिरकत करने आया वो हैरत का इजहार किए बिना न रह सका, और वही हुआ जिसका मुझे डर था। लोग मुझे खुदा खौफी दिला रहे थे कि मैं इतनी छोटी बच्ची से शादी कर रहा हूं, और कुछ लोग तो पूछ भी रहे थे कि आखिर ऐसी भी क्या जल्दी थी कि बीवी के 40वें का भी इंतजार ना हुआ। अब मैं उनको क्या बताता कि अम्मा की जिद के आगे मैं बेबस हूं। तभी सबकी चुपचाप सुनता रहा, और फिर यूं खामोशी से निकाह हो गया और वो लड़की दुल्हन बनकर मेरे कमरे में चली गई, जबकि सब लोग अब चमगुइयां करते हुए वापसी को जा रहे थे, जिस पर मैं तो शर्म से पानी पानी हो रहा था। मगर अम्मा बड़ी मुतमईन थी, जैसे उसे लोगों की बातों से बिल्कुल भी फर्क न पड़ता हो। आप खुश है ना तू अम्मा? मैंने सबके जाते ही अम्मा से तंजी अंदाज में कहा तो अम्मा ने फटाफट सर हिला दिया, जिस पर मैं नाक बनू चढ़ाकर घर से ही निकल गया। बाहर आकर मैंने गहरे गहरे सांस भरकर खुद को पुरसुकून किया। मैं जानता था कि अब सारे मोहल्ले वालों को पता चल जाएगा और लोग मेरे सामने न सही मगर पीठ पीछे जरूर बातें करेंगे। यही सब सोचता हुआ मैं बाजार आ गया और फिर कुछ सोचकर अपनी नई नवेली 14 साल दुल्हन के लिए एक गुड़िया खरीद कर वापसी के लिए रवाना हुआ। जिस वक्त मैं घर पहुंचा शाम हो रही थी। वो लड़की दुल्हन बनकर मेरे कमरे में चली गई थी, जिस पर मैं भी गहरा सांस भरकर अपने कमरे में चला आया। मैं कमरे में आया तो वो मेरे बेड पर बैठी हुई थी। मैं उसके सामने जाकर बेड पर बैठ गया और लाई हुई गुड़िया उसको दी तो वो बहुत खुश हुई और गुड़िया को चहक कर देखने लगी, जिस पर मैंने सरदाह भरी कि वो एक बच्ची थी। अम्मा ने मुझे किस मोड़ पर ला खड़ा किया था, मगर अगले ही पल मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब उसने कहा कि मेरी अम्मा मर गई। मैंने हैरत से पूछा, कौन अम्मा? जिस पर उसने कहा कि वही अम्मा जो यहां रहती थी और वो 3 दिन पहले मर गई। उसकी बात पर मैं करंट खाकर उससे दूर हुआ। वो मेरी बीवी को अपनी मां कह रही थी। मेरे रोंगटे खड़े ना होते तो क्या होता। अगर वो उसकी मां थी तो फिर मैं उसका बाप हुआ, मगर ऐसा कैसे मुमकिन था? मेरी तो बस एक ही बेटी थी, वो भी शादीशुदा थी। मैं तेजी से उठकर वहां से बाहर आया और अम्मा के कमरे में आ गया। अम्मा जो सोने की तैयारी कर रही थी, अचानक मुझे कमरे में आते देखकर चौंक कर उठ बैठी और बोली, क्या हुआ है? जिस पर मैंने उसे उस लड़की की बोली हुई हर बात बता दी तो अम्मा ने गहरा सांस भरा और फिर कहा, वो तेरी बीवी को अपनी मां मानती थी, तभी उसे मां कह रही थी। अब तो बता दो कि वो कौन है और तू उसे यहां क्यों लेकर आई है, वो भी मेरी बीवी बनाकर। मेरे पूछने पर अम्मा ने गहरा सांस भरा और कहा, वो यतीम है और लाखों की जायदाद की मालकिन है, मगर उसके चचा चची उसके घर में रहते हैं और उसके घर पर कब्जा जमाए बैठे हैं। पिछले 4 साल से वो उसके घर पर रहते हैं और उस पर जुल्म भी करते हैं, मारते पीटते हैं और घर के सारे काम करवाते हैं। उसका इनके अलावा कोई नहीं है और ये भी मासूम ना उनको रोक सकती है ना टोक सकती है, जिसकी वजह से उनका हर जुल्म सहने पर मजबूर है। कई महीने पहले ये तेरी बीवी को मिली थी और तेरी बीवी की गर्विदा हो गई थी, क्योंकि वो उसे अपने हक के लिए लड़ना सिखाती थी और उसके चचा चाची की अकल भी ठिकाने लगा कर आई थी। मगर जब से वो बीमार पड़ी थी उसके चचा चाची ने उसका घर से निकलना बंद कर दिया और फिर उस पर जुल्म करने लगे। उसकी जायदाद उसके बाप ने मरने से पहले ही उसी के नाम पर कर दी है, मगर वो उसे तब मिलेगी जब ये बालिग होगी और शादीशुदा होगी, और इसकी जायदाद का आधा हिस्सा उसके शौहर का होगा। तभी उसके चचा चाची ने उसकी शादी अपने बेटे से करवानी चाहिए ताकि आधी जायदाद उनको मिल जाए। मगर उनका बेटा शराबी और जुआरी था और अनपढ़ भी। ये उससे शादी नहीं करना चाहती थी। मैं बाहर निकली हुई थी तो ये घर से भाग आई और मुझसे मिलकर सब कुछ बताया तो मैं इसे यहाँ ले आई, मगर मैं जानती थी कि इसके चचा चची इसे ज़बरदस्ती वापस ले जाएंगे और शायद वो हम पर इल्ज़ाम भी लगा दे कि हमने इसे अगवा करवा कर अपने पास रखा हुआ है, या फिर इसके नाबालिग होने को वजह बनाकर इसे वापस भी ले जा सकते हैं। तभी मैंने इसका निकाह तुमसे करवाया ताकि तुम इसके चचा चची से बचा सको और इसकी जायदाद भी इसको वापस दिलवा सको। मैं चाहती तो इसकी शादी तुम्हारे बेटे से करवा देती, मगर उसमें और उसकी चची के बेटे में कोई खास फर्क नहीं है।
बल्कि दोनों ही बिगड़े हुए हैं। और मैं जानती थी कि जब तुम्हारे बेटे को इसकी जायदाद का पता चलेगा तो वो इसको भूलकर इसकी जायदाद हासिल करने की कोशिश करेगा। अम्मा ने सारी बात बताई तो मैंने गहरा सांस भरकर अम्मा को देखा और कहा। अम्मा मेरी बात समझकर बोली, अब वो तेरी बीवी है, तू उससे उसकी मर्जी पूछ ले कि वो तेरी बीवी बनना चाहती है या नहीं। अगर वो राजी है तो ठीक, अगर नहीं तो फिर उसकी जिम्मेदारी अपने सर पर ले ले और उसको एहसन तरीके से निभा, यूं जैसे तू किसी बच्चे की परवरिश कर रहा है। ये भूल कर कि वो तेरी बीवी है, बस एक बच्ची समझ उसे। अम्मा ने कहा तो मैं शशुपंज में पड़ गया कि मैं उस बच्ची से ऐसी बात कैसे पूछ सकता हूं। तभी मैंने गहरा सांस भरकर खुद ही फैसला कर लिया कि मैं उसकी जिम्मेदारी ही उठा लेता हूं। मैं तो बूढ़ा हो गया था, आज था कल नहीं, तो मेरे बाद उसकी जिंदगी न बर्बाद हो। बल्कि मैंने सोच लिया था कि उसकी जायदाद उसके चचा चची से छुड़वा दूंगा और फिर उसे पढ़ा लिखा कर उसके कदमों पर खड़ा करके उसे किसी अच्छे इंसान के साथ रुखसत कर दूंगा। ये उसके हक में बेहतर था। अम्मा को अपने फैसले से आगाह करके मैं अपने कमरे में आया तो निगाह उस मासूम पर पड़ी जो अपनी जिंदगी में होने वाली तब्दीली से अनजान सो भी चुकी थी। वो तो अभी इतनी छोटी थी कि उसे शादी का मतलब भी अच्छे से नहीं पता था। मैंने उसे उठाया और अम्मा के कमरे में छोड़ाया। उसे मैंने समझा दिया था कि उसे यहाँ अम्मा की बेटी की हैसियत से रहना है और अपने निकाह में शरीक हुए गवाहान को भी अच्छे से समझा दिया था कि वो किसी को न बताएं कि वो मेरी बीवी है, क्योंकि उससे निकाह मैंने बस मजबूरी के तहत उसकी हिफाजत की नीयत से किया है और इसके बड़े होते ही मैं उसे किसी अच्छे और उसके हम उम्र इंसान के साथ रुखसत कर दूंगा। मेरी बात वो सब अच्छे से समझ भी गए थे, जिस पर मैं उनका शुक्रगुजार हुआ था। मैंने उस लड़की को स्कूल में दाखिल करवा दिया था। उसने 8 जमातें पढ़ रखी थी तो उसका दाखिला 9वीं जमात में हुआ था। उसके बाद मैं वकील से मिलने गया था और उससे उस लड़की की जायदाद वाला सारा मामला डिस्कस किया था, जिस पर उसने कहा था कि कुछ कानूनी कार्रवाई के बाद वो उसके चचा चची जो उसके घर पर कब्जा जमाए बैठे थे उनको घर से निकलवा सकता था। सारी बातें डिस्कस करने के बाद मैं अपनी दुकान पर चला गया था, जो कई दिनों से बंद थी। जिंदगी अब रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ने लगी थी और वो लड़की जिसका नाम सफीना था उसे अम्मा ने समझा बुझा दिया था। अदालत में अब उसकी जायदाद का केस चल रहा था और उम्मीद थी कि जल्द ही फैसला उसके हक में हो जाएगा। उसके चचा चची मेरी उसकी पुष्ट पनाही करने पर दिल मिला रहे थे। हैरत तो उन्हें इस बात की थी कि सफीना ने इतने बड़े आदमी से शादी कैसे कर ली, और इस बात को उन्होंने अदालत में भी उठाया था कि जरूर मैंने ही सफीना को बहला फुसलाकर उससे शादी की थी। मगर सफीना ने सबके सामने गवाही देते साफ लफ्जों में कह दिया था कि उसने खुद अपनी मर्जी से शादी की थी, क्योंकि उसके चचा चची उसकी जायदाद हासिल करने के लिए जबरदस्ती उसकी शादी अपने जुआरी और शराबी बेटे से करवाना चाहते थे, जो वो करना नहीं चाहती थी। ये भी उसके लिए प्लस पॉइंट बन गया था, जिसके बाद अदालत ने फैसला उसी के हक में दिया था और उसके चचा चची को उसका घर छोड़ देने का हुक्म भी दे दिया था। यह अदालत का हुक्म था, तभी वो लोग उसका घर छोड़ने पर मजबूर हुए थे और अब उसका घर खाली था। उसने कहा था कि हम सब उसके साथ रहने चलें, लेकिन मैं नहीं माना था कि फिर मेरा घर वीरान हो जाएगा। ये उससे 3 दिन बाद की बात है, जब एक दिन मेरा बेटा कामी अचानक घर आ गया। सफीना भी स्कूल से आकर बैठी ही थी, जबकि मैं भी दुकान से घर दोपहर का खाना खाने आया था। सफीना को देखकर वह हैरान रह गया और अम्मा से उसके बारे में बासपुरुस करने लगा। अभी वो महज 18 साल का था। कॉलेज के बाद वो पढ़ाई छोड़कर अब बस आवारागर्दियां ही करता था। न उसे काम करने का पता था, न पैसा कमाने का। जब से उसकी माँ बीमार पड़ी थी तब से वो हाथों से ही निकल गया था। वो बुरे लड़कों की सोहबत में बैठने लगा था। तभी सफीना को देखकर उसकी नीयत खराब होने लगी। अम्मा ने उसे यही बताया था कि सफीना अम्मा के दूर पर एक रिश्तेदार की बेटी है जो यतीम है और अब से हमारे साथ ही रहेगी। बाहर शोर की आवाज़ें सुनकर मैं बाहर आया तो कामी को देखकर मैं समझ गया कि वो आज फिर अपना हिस्सा ही मांगने आया है, जिस पर उसके कुछ कहने से पहले ही मैंने 2 टोक अंदाज में उससे इनकार कर दिया कि तुम्हें कुछ भी हिस्सा नहीं मिलेगा। अगर हिस्सा चाहिए तो पहले कुछ कमाओ, आखिर को बाप हूं तुम्हारा, मेरा तुम्हारी कमाई पर हक है। मेरी बात सुनकर उसने नफी में सर हिलाया और कहा, नहीं, अगर आप मुझे हिस्सा नहीं देना चाहते तो ना दें, मगर मेरी दूसरी शर्त मान लें, फिर मैं हिस्से का तकाजा नहीं करूंगा। उसकी बात सुनकर मेरा और अम्मा का माथा ठनका कि ये अपनी बात से कैसे पीछे हट गया। मगर फिर मैंने पूछा कि हाँ कहो, जिस पर उसने सफीना को देखकर कहा कि आप मेरी शादी उस लड़की से करवा दें, फिर मैं घर पर ही रहूंगा, कमाई करूंगा और कोई हिस्सा विस्सा नहीं मांगूंगा। कामी ने जैसे ही कहा मेरा पारा चढ़ गया और मैं मोटा सा डंडा लेकर उस पर पिल पड़ा
उसके कराने और चीखने की परवाह किए बगैर। उसे इतना मारा जितना मैं मार सकता था, ताकि उसकी अकल ठिकाने लग जाए और वो आइंदा ऐसी बात करने की सोचे भी नहीं। अम्मा अगर उसे मुझसे ना छुड़वाती तो मैं शायद उसे जान से ही मार देता कि उसने बात ही ऐसी की थी। अगर वो मेरी बीवी ना होती तब भी मैं कामी की ऐसी बात पर उसकी धुलाई करके रख देता कि एक 13 से 14 साल की बच्ची के साथ वो निकाह का कह कैसे सकता है। अम्मा उसे मुझसे छुड़वा कर कमरे में ले गई, जबकि सफीना को मैंने कमरे से चले जाने का कह दिया, जो कि मेरे खतरनाक गुस्से पर सहमी सहमी सी खड़ी थी। पूरे घर में कामी के रोने की आवाज़ें गूंज रही थीं और अम्मा उसके जख्मों पर सिकाई करते हुए उसे सफीना के मुतालिक सारी बात भी बता रही थी कि वो मजबूरी के तहत यहाँ रह रही है। कामी कुछ देर बाद मेरे कमरे में आया और मुझसे माफ़ी मांगी कि वो नहीं जानता था कि सफीना मेरी बीवी है, तो मैं उसे माफ़ कर दूं, मगर कुछ पैसे दे दूं कि उसके पास खर्च करने को एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैंने भी मौका गनीमत जाना और कहा कि मैं उसे रोज़ जेब खर्च दिया करूंगा अगर वो मेरे साथ दुकान पर बैठे, जहां जाए मुझसे पूछ कर जाए और अपने सभी बुरे दोस्तों की सोहबत छोड़ दे। कामी भी मान गया था, क्योंकि वो पिछले 1 हफ्ते से फाके कर रहा था। काम वो करता नहीं था। सब कुछ अब ठीक हो चुका था। कामी अब रोज़ मेरे साथ दुकान पर बैठता और आहिस्ता आहिस्ता सुधरने लगा था। सफीना के साथ भी वो बेहद तमीज़ और इज्जत से पेश आता था। अपनी बेटी को भी मैंने वही कहानी सुनाई थी जो लोगों को सुनाई थी, कि सफीना अम्मा के दूर पर एक रिश्तेदार है जो अब हमारे पास रहेगी। सफीना की पढ़ाई जारी थी और फिर वक्त तेज रफ्तारी से गुजरने लगा। मैंने सफीना की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाया था, बल्कि नेक नियति से उसकी जिम्मेदारी संभाली थी। 4 साल गुजरे और वो 18 साल की हुई तो मैंने जिस खामोशी से उससे निकाह किया था, उसी खामोशी से उसे तलाक दे दी, ताकि कभी किसी को उस बारे में पता न चल सके। कामी की भी शादी कर दी थी और अब उसका एक बेटा था, मगर उसकी बीवी भी सफीना की हकीकत से आगाह नहीं थी, ताकि कल को जब सफीना की शादी हो तो मैं उसकी राह में रुकावट न बनूं। सफीना का घर और दुकानें किराए पर चढ़ी हुई थी और वहां से आने वाला आधा पैसा उसके अकाउंट में और कुछ उसकी तालीम पर खर्च हो रहा था। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी जब अम्मा ने उसका एक अच्छे घराने में रिश्ता तय कर दिया, लेकिन उसकी शादी से पहले ही अम्मा की मौत हो गई और फिर जब वो 23 साल की हुई तो उसकी एहसन तरीके से शादी कर दी। मैं खुद अब बूढ़ा हो गया था, जबकि वो मेरी शुक्रगुजार और एहसानमंद थी कि मैंने उसकी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाया और उसे एक बेहतर ज़िंदगी दी। मैं खुश था कि मैं इस आजमाइश पर पूरा उतरा जो सफीना की सूरत में मुझ पर उतरी थी। वो अब घर में खुश है और अक्सर आती जाती रहती है। मेरे पोते पोतियाँ यानी कामी के बच्चे उसे फुप्पो कहते हैं, जिस पर वो एतराज़ नहीं करती कि दुनिया वालों की नज़र में वो कामी की बहन ही थी। हमने उसके शौहर से सब कुछ छुपा लिया था ताकि सफीना की ज़िंदगी अच्छी गुजरे, और आज वो अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।